राम राम साहब। चलो, अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ लिया भैया कि कोशिका किस तरीके से मतलब क्या कार्य करती है, कोशिका क्या होती है। कोशिका के प्रकार पढ़ लिए, दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका होती है। उनके बारे में समझ लिया हमने कि प्रोकैरियोट कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोट कोशिका कौन सी होती है। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भैया कोशिकांग। कोशिका के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनल्स में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया और क्या पढ़ लिया भैया, प्लास्टिड। प्लास्टिड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन ने अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने क्या कर लिया भैया, कंप्लीट कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, एक बार रिवाइज करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या देखा था हमने, फटाफट बताते जाओ, टाइम नहीं है ना। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है भैया, पावर हाउस होता है क्या, है ना। और क्या होता है इसके अंदर, किसने खोज की थी इसकी, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, नाम बेंडा ने दिया था, ठीक है, बेंडा, है ना, नाम बेंडा ने दिया था। अल्टमैन ने क्या नाम दिया था इसको, बायोप्लास्ट की प्लाज्मा, बायोप्लास्ट नाम दिया था इसको, ठीक है। श्वसन की क्रिया यही संपन्न होती है। रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होता है, श्वसन कंप्लीट होता है। किस प्रक्रिया के थ्रू होता है भैया, ये क्रेब्स चक्र के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, क्रेब्स चक्र के थ्रू होता है भैया, है ना। किस फॉर्म में ऊर्जा यहाँ पे स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा क्या होती है भैया, स्टोर होती है। और क्या, हाँ, इसके अंदर आंशिक रूप से डीएनए भी पाया जाता है। और है ना, आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है भैया इसकी आंतरिक दीवार को। और क्या देखा था, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, दोहरी झिल्ली युक्त ऑर्गन है ये, दोहरी झिल्ली युक्त, है ना, दोहरी झिल्ली युक्त क्या है भैया, ऑर्गेनल्स है। उसके बाद में इसके अंदर वो क्या देखा था, है ना, ऑक्सीश्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, ऑक्सीश्वसन होता है। ऊर्जा जो होती है किस फॉर्म में होती है, नहीं, और क्या नाम है, किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक स्थितिक ऊर्जा, है ना, रासायनिक स्थितिक ऊर्जा होती है भैया इसके अंदर। इस रूप में ऊर्जा क्या होती है भैया इसके अंदर संचित होती है। और क्या देखा था हमने, हाँ, कोशिका, ओ कोई आवश्यक नहीं है कि भैया कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, वो कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हाँ, किसमें नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट में, मतलब केवल यूकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकैरियोट, है ना, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोट कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, मतलब मोनेरा किंगडम की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता भैया। प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और कवक, इनके अंदर पाया जाता है। और क्या विशेषता, और क्या देखा था इसके अंदर हमने, हो गया कंप्लीट। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको सूत्र कणिका भी बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका बोलते हैं भैया। इतनी पिक्चर अपन ने देख ली थी इसके अंदर, है ना, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना कोई सा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, याद है। दोहरी झिल्ली मतलब कि दो, कहाँ है ये, दो अलग अलग परतों से बना हुआ। जैसे हम बात करें कि जीव द्रव्य किसी झिल्ली से किसी आवरण युक्त नहीं होता है भैया, आवरण युक्त नहीं होता है। राइबोसोम जो होता है दोहरी झिल्ली युक्त ऑर्गेनल्स नहीं होता है। दोहरी झिल्ली मतलब कि डबल आवरण हो उसके ऊपर, उसे दोहरी झिल्ली युक्त ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, सेंट्रोसोम, ये सब क्या है भैया, दोहरी झिल्ली युक्त ऑर्गेनल्स हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, इतनी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी। अब आगे हमने इसके देखा था दूसरे ऑर्गेनल्स की हमने बात की थी। दूसरा ऑर्गेनल्स कौन सा, लवक या प्लास्टिड। लवक या क्या भैया, प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड की बात करें, लवक की बात अगर हम करें तो प्लास्टिड कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भैया, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
प्लास्टिड की अगर बात करें तो कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? सबसे पहला अपन ने देखा था क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, है ना, क्या था? हरित लवक। हरित लवक की अगर बात करें तो इसके हरे होने का कारण, प्लांट के अंदर जितनी भी हरी सेल होती है सब कौन सी होती है भैया? क्लोरोप्लास्ट सेल होती है। सब कौन सी कोशिकाएं होती है? क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं। किसके कारण हरा रंग होता है? हरा रंग पर्णहरित। किसके कारण होता है? पर्णहरित। क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है भैया। ये आई बात समझ में? इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। आई बात समझ में? इसका कार्य क्या होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का कार्य होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने का इसका कार्य होता है भैया। आई पिक्चर समझ में? फिर क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? रसोई घर कहा जाता है ना, क्योंकि यही प्लांट के अंदर, या प्लांट से मतलब नहीं है, जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, अपना भोजन स्वयं बनाने वालों में और कौन आ जाएगा? 2 प्रकार होते हैं जो स्वपोषी होते हैं उनके। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है मतलब अपना खुद का भोजन बना रहा है। तो खुद का भोजन बनाने में कौन सी 2 प्रक्रिया है? हाँ, कीमियो ऑटोट्रोपिक, है ना, केमिकल रिएक्शन के द्वारा भैया ऊर्जा प्राप्त करता है। हम भैया पोषण क्यों प्राप्त करते हैं? केवल और केवल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इस फॉर्म में ऊर्जा मिलनी चाहिए, इसके लिए पूरी समस्या, पूरा सिस्टम चलता है ना, ये ऊर्जा बनाने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है भैया? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। आगे पिक्चर समझ में? ये इतना समझ में आया था। अब देखो, हमने इसके बाद में दूसरा देखा था भैया। दूसरा था कौन सा? वर्णी लवक। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोप्लास्ट, है ना, वर्णी लवक। इस लवक की बात करें तो प्लांट में, पौधों में हरे रंग को छोड़कर जो रंग पाए जाते हैं, लाल, नीला, पीला, कोई सा भी कलर हो, वो फूल वगैरह हम देखते हैं भैया, फलों के कलर देखते हैं, हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? टमाटर हो गया, मिर्ची वगैरह हो गई, इनके अलग अलग कलर होते हैं। फल हो गए, उनके अलग अलग कलर होते हैं। तो वो सब किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। सब किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक के कारण होते हैं। आई बात समझ में? ये कलर प्रदान करता है। ये क्या करता है भैया? कलर प्रदान करता है। ये क्या काम करते हैं भैया? कलर प्रदान करने का काम करते हैं। लवक में जो वर्णी लवक होते हैं वो क्या करते हैं भैया? अब बहुत सारे जितनी भी हरी चीज, हरे फल जो होते हैं वो तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, और फिर जब उनका कलर परिवर्तित होता है, जैसे आम पहले हरा रहता है, फिर वो परिवर्तित हो जाता है येलो कलर में, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? केले वगैरह, मोस्टली फल जो होते हैं वो पहले हरे होते हैं, और हरे होने के बाद में फिर काय में परिवर्तित हो जाते हैं? अलग अलग कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट काय में परिवर्तित हो सकता है? क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकता है। आई पिक्चर समझ में? इतना हमने समझ लिया था भैया कि भैया जो कलर प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार के, हरे कलर को छोड़ के, वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। आई बात समझ में? तीसरा अगर हम बात करने हैं तो भैया ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक की अगर हम बात करें तो अवर्णी लवक जहां प्लांट के में प्रकाश नहीं पहुंच पाता वो क्या है भैया? अवर्णी। वहां क्या होता है? अवर्णी लवक होता है। जैसे जड़, है ना, भूमिगत तने, इन सबका कलर कैसा होता है? सबका कलर एक जैसा होता है ना, हमारे जैसा मैच होता है। गेहूं कलर होता है कि नहीं होता है सबका? अरे जड़ होती है, जड़ का एक जैसा कलर होता है। जड़, आलू, रतालू, अपना अदरक, सबका कलर कैसा होता है? एक जैसा होता है कि नहीं होता है?
तो उनके अंदर लवक नहीं, कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णीय लवक पाया जाता है। उनके अंदर कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णीय लवक पाया जाता है। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? अवर्णीय लवक वैसी जगह पे पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। क्या नहीं पहुंच पाता भैया? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सर गाजर लाल क्यों है? तो वो एक्सेप्शन है। वो क्या है भैया? गाजर लाल होती है भैया, मूली जो होती है सफेद होती है, और चुकंदर जो होता है वो भी लाल लाल होता है ना? तो वो किसके कारण होता है भैया? एक्सेप्शन है। उनके अंदर अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है? तो अवर्णीय लवक समझ में आया? ल्यूकोप्लास्ट, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता प्लांट में। कहा भैया? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वो क्या है भैया? अवर्णीय लवक। वहां कौन से लवक पाए जाते हैं? अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। आई पिक्चर समझ में? क्लियर हुआ इतना? किसी को कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? हाँ, प्लास्टिड अब देखो यूकैरियोट में भी होगा और प्रोकैरियोट में भी होगा। अब किस में होगा? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में किस में? तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सीधी सी बात, हमारे अंदर ये लवक पाया जाता है, हम भी यूकैरियोट है, क्या हमारे अंदर लवक पाए जाते हैं? क्या नहीं पाए जाते? क्यों नहीं पाए जाते? हमारे अंदर अलग अलग कलर होता है क्या? ये कहीं लाल कहीं पीला, वो तो लड़कियां पोत पात के कर लेती है, लाल गुलाबी कर लेती है, होंठ लाल कर लेती है, वो पोतने के बाद में होता है, वो महिला गैराज में जाके होता है, वो ऐसे नहीं होता है। 50 लेयर चढ़ानी पड़ती है उसके लिए, तब जाके गुलाबी लाल दिखाई देता है, और वो कलर से अपने को दूर रहना है। ठीक है, तो ये कलर हमारे अंदर या किसी जानवर एनिमल किंगडम के जीवों के अंदर नहीं पाया जाता। सीधी सी बात है, नहीं पाया जाता। है ना? नहीं पाया जाता ना। हमारे अंदर हरा नीला पीला कलर पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। कपड़े होते हैं वो हम पहनते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कलर है। हमारा जो रंग है वो फेयर है या डार्क है या गेहुआ कलर है, ये किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। हमारी स्किन के अंदर क्या होता है भैया? मेलानिन वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक उस पिगमेंट के कारण क्या होता है भैया? हमारा रंग जो होता है ये इस प्रकार का होता है। जो स्किन जो हमारे कलर होता है ना स्किन, ये किसके कारण होता है? ज्यादा काला या ज्यादा गोरा, बहुत सारे गोरे लोग होते हैं उनमें मेलानिन की कमी होती है, और जो काले लोग होते हैं उनमें मेलानिन की अधिकता होती है। आई बात समझ में कि नहीं? है नहीं? तो लड़कियों में मेलानिन कमी नहीं भी हो तो वो कमी कर लेती है, ऊपर से थतेड़ के ने कम दिखता है वो। काले लोग की स्किन अच्छी रहती है। हाँ, जिसमें मेलानिन जो है हमारे स्किन की सुरक्षा करने का काम करता है। प्रकृति का नियम है भैया, भगवान ने सिस्टम बनाया है कि मेलानिन किन में अधिक दिया? मेलानिन उनमें अधिक दिया कि जिनके ऊपर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में जो भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं, सब जो लोग क्या है बिल्कुल काले हैं, है ना? उनका रंग बहुत डार्क है। इसी कारण अफ्रीका वेस्ट इंडीज वगैरह के लोग जो हैं बहुत ज्यादा काले हैं, डार्क हैं, उनमें मेलानिन की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि 12 महीने सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है। और जैसे जैसे भैया उस भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाते हैं या नीचे आते जाते हैं, कलर फेयर होता जाता है लोगों का, है ना? भगवान ने क्या किया भैया? उसके अंदर कलर नहीं दिया। सीधी सी बात है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है उनके ऊपर तिरछा पड़ता है। ये बोर्ड है, यहाँ कोई चीज लगी हुई है, यहाँ मान लो कि सूर्य का कोई लाइट लगा हुआ है, तो वो लाइट का प्रकाश यहाँ बहुत ज्यादा फोकस डालेगा ना, इधर क्या तिरछी किरणें जाएंगी तो कम जाएंगे, जितना दूर जाता जाएगा, नीचे जितना जाता जाएगा उतना दूर जाएगा। तो वैसे ही ऊपर की बात करें, अपन यूरोप वगैरह की बात करें, रूस वगैरह की, अमेरिका वगैरह की बात करें, तो लोग क्या होते हैं भैया? गोरे होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? बहुत ज्यादा। नीचे भी जाएंगे तो वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देख लो, बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, होते कि नहीं होते ना? वेस्ट इंडीज नीचे कहाँ है भैया? वेस्ट इंडीज तो इधर आ गया है ना, अफ्रीका के और इनके बीच में आ गया है वेस्ट इंडीज। तो वो ऐसा नहीं है, वो हमारे स्किन के अंदर पहले से मेलानिन होता है। तो आपने देखा होगा कि जो काले रंग के रोग हैं, जिनका रंग क्या होता है भैया? काला होता है, वो जब धूप में जाते हैं तो और काले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेलानिन क्या आ जाता है? स्किन के ऊपर आ जाता है। इसलिए आ जाता है भैया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी स्किन को क्या करे? डैमेज नहीं करे।
और जो गोरे लोग होते हैं जिनमें मेलानिन की कमी होती है, वो लोग जाएंगे तो वो लाल चट हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि स्किन में मेलानिन की पहले ही कमी होती है, तो ऊपर आएगा कहां से? आई बात समझ में कि नहीं? तो जो एसी वगैरह बैठते हैं, जो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, उनको स्किन डिसीज होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि नहीं रहता है? अपन तो काले काटे, तो अपने को स्किन डिसीज का कोई खतरा ही नहीं भैया, सीधी सी बात है, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? अब इनको देखो, ये चले जाए अगर मार्केट में, या अभी 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 ग्राउंड आएंगे तो ये लाल चट हो जाएंगे। इधर ये इसकी हालत देखना, लाल चट हो जाएगा ये भी। आपने अंकित को, मेरे को, रोहित को और अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भैया? क्योंकि अपन पहले ही काले हैं, है ना? तो काले हैं तो अपना मेलानिन स्किन के ऊपर आ जाएगा, है ना? इनके अंदर मेलानिन नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? लाल चट हो जाएंगे भैया धूप के अंदर जाने। वही सुरक्षा, जिनके अंदर मेलानिन, जिनकी स्किन के अंदर मेलानिन अधिक होता है, वो अधिक सुरक्षित होते हैं स्किन की तुलना में। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे ही भारत में भी डिपेंड करता है ना कि भैया हमारे, अगर भारत की अगर बात करें तो साउथ के लोग जो है उनका कलर थोड़ा डाउन रहता है, डार्क कलर रहता है। और ऊपर कश्मीर तरफ जाएंगे तो हुस्न परिया मिलेगी भैया, है ना? परिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उधर कश्मीर वगैरह में बोलते हैं ना, क्या हुस्न की मल्लिका, क्या बोलते हैं? मल्लिका है, हुस्न मिलेगी भैया ऊपर जाएंगे तो। बीच में अपन गेहूं कलर वाले, और नीचे जाएंगे तो डार्क कलर वाले। अन्ना होल मशीन में होल लगाने वाला आए अपना यहाँ, तो भैया हम लोग कलर डाउन रहे कि नहीं रहे? तो भैया वही चीज होती है, वही उसी के कारण ये जो भौगोलिक जो संरचना है, इस भौगोलिक स्थिति के कारण भैया जो मेलानिन होता है इसमें अधिकता या कमी होती है। और उसमें जरूरी नहीं, एक्सेप्शन हो सकता है भैया, अपने यहाँ बहुत ज्यादा गोरे लोग भी हो सकते हैं, एक एक्सेप्शन की बात अलग है। चलो, ये पिक्चर समझ में आई आप लोगों को? हाँ, साउथ की हीरोइन तो वो, अरे हीरोइन, हाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। और मुंबई से भैया दिन भर एसी में रहते हैं, 50 तरह का लाइली पाउडर लगाते हैं, तो गोरे दिखेंगे ऐसे ही, है ना? आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, ये तीनों प्लास्टिड समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके अंदर लिखना, हेडिंग डाल के, मतलब कुछ चीजें लिखनी है अपने को कि क्रोमोप्लास्ट जो है, कुछ वर्णक या कुछ लवक के नाम लिखने अपने को, प्लास्टिड के नाम लिखने हैं। चलो भैया, इतनी पिक्चर समझ में आई। अब लिखो भैया कुछ चीजें, कुछ फैक्ट लिखो। वर्णी लवक की अगर बात करें तो कुछ जो फल होते हैं उनमें लवक जो होता है, मतलब उनका कलर किसके कारण होता है? देखो, सेब का लाल रंग, सेब जो है ना, सेब फल की बात कर रही हूं। सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग की अगर बात करें तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये कौन से लवक हैं? ये वर्णी लवक हैं, है ना? ये कौन से लवक हैं? वर्णी लवक। तो एंथोसाइनिन लवक के कारण सेब का लाल रंग होता है। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है भैया? टमाटर का लाल रंग, हाँ, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग केरिकोजेंथिन के कारण। पपीते का, वो मैक्सिमम तो जेंथोफिल के कारण होता है ना, पीले रंग। हाँ, होते हैं, लेकिन वो याद नहीं रखना है। यहाँ पपीते का पीला रंग रखना, केरिकोजेंथिन। केरिकोजेंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है ना? फिर गाजर, गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग किसके कारण? कैरोटीन। हल्दी का रंग जो होता है वो जेंथोफिल, ये आ गया। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है ना, जेंथोफिल। लाल रंग, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, नारंगी रंग अलग होता है वो, है ना? हाँ, 2 प्रकार की गाजर होती है, अलग अलग प्रकार की।
हल्दी का रंग हो गया जेंथोफिल के कारण। अगला लिखो चुकंदर का जो लाल रंग होता है, चुकंदर बिटरनिन के कारण होता है। हाँ, बिटरनिन के कारण होता है। ये कहीं ये कलर होते हैं, पूछे जाते हैं ना कि किसका कलर किसके कारण होता है, क्वेश्चन, ठीक है। और एक्स्ट्रा आप लूसेंट में देख लेना, लूसेंट में मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। लूसेंट के अंदर बहुत सारे हैं, बाकी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप में देख लेना, ठीक है। आई पिक्चर समझ में? तो ये कौन से लवक हैं? ये क्रोमोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं। कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग, क्रोमोप्लास्ट के कारण ये अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उससे किसी प्रकार का कलर नहीं होता, हमारी स्किन कलर का ही होता है वो सब, है ना। जो भूमिगत तनों में पाया जाता है वो, अब भूमिगत तने जो हो गए, आलू हो गया, है ना, रतालू जड़ के अंदर भी पाया जाता है, आलू रतालू जड़, ठीक है, अदरक वगैरह ये सब में पाया जाता है। अब जड़ में सब आ जाएंगे और भूमिगत तने में भी सब आ जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? चलो आगे बढ़ते हैं भैया हम इसके अंदर। लिखो, एक लाइन लिख कर लिखना, कच्चे टमाटर पकने पर, कच्चे टमाटर पकने पर हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि हरित लवक जो है वो वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट काय में चेंज हो जाता है भैया? क्रोमोप्लास्ट में। अर्थात सारे लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। अर्थात सारे लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, याद रखना है। ये पिक्चर समझ में आ गई? ये प्लास्टिक अपना कंप्लीट हो गया। हरित लवक के अंदर हमने और देखा था, हाँ सब देख लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम धातु होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वगैरह सब देख लिया था अपन, है ना, ठीक है। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं हो जाएगा? किसी न किसी कारण से तो हो जाए, कोई फल ऐसा होता होगा, एक्सेप्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को कभी, है ना। ऐसा नहीं है कि वो इसमें परिवर्तित। देखो ये जो गाजर हो गया वो एक प्रकार से अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट था, तो ल्यूकोप्लास्ट में वर्णी लवक परिवर्तित हुआ कि नहीं? ल्यूकोप्लास्ट जो है कलर चेंज हो गया, तो वर्णी लवक में जड़ की बात कर रहे हैं अपन, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो भैया वो ल्यूकोप्लास्ट जो ल्यूकोप्लास्ट जो है पहले नॉर्मल कलर होगा, वो परिवर्तित हुआ कि नहीं लाल रंग में, सफेद में। फिर ये चुकंदर की बात करेंगे, ये तो वर्णी लवक है ना, लेकिन ये तो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित हो जाएगा एक दूसरे। अपने को ये याद रखना है भैया कि जो लवक है आपस में क्या हो जाते हैं भैया, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इतनी चीज याद रखनी है अपने को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। चलो अगले ऑर्गेनल्स की बात करते हैं अपन। अगला ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्राद्रव्य जालिका। क्या है भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रव्य जालिका, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो जरा क्या होता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ी संरचना होती है जो केंद्रक से लेके, समझ लेना पहले उसके बाद में लिखना है इसको, है ना। केंद्रक से लेके तो कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। कहां तक फैली हुई होती है भैया? केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक एंडोप्लाज्मिक इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, है ना। जब आप सेल देखोगे तो सेल में आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक झिल्ली से लेकर, किससे लेकर भैया? केंद्रक झिल्ली से लेकर तो कोशिका झिल्ली तक क्या करी होती है? फैली होती है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर कहां तक? सेल मेम्ब्रेन तक फैली होती है। आगे बात समझ में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करूं तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। काय की बनी होती है? याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये सब चीजों का निर्माण जो होता है प्रोटीन से ही, है ना। कोशिका एक पूरी प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका की बात करें तो ऊतक अंग, मतलब कोशिका प्रोटीन से बनी है, तो हमारा पूरा शरीर किससे बना है भैया? प्रोटीन से बना है, सीधी सी बात है। क्योंकि भैया कोशिका के कारण ही तो हमारा क्या हुआ? संरचना बनी है ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका की अगर बात करूं तो केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई संरचना होती है जो भैया लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। काय किस चीज की बनी होती है भैया? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है ना। अगर इसकी बात करें तो ये कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, याद रखना। किसका निर्माण करती है भैया? कोशिकीय परिवहन तंत्र का। है ना। किसका निर्माण करती है भैया? कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, याद रखना। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो केंद्रक और जीव द्रव्य के बीच में डीएनए, आरएनए और इनके अगर जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम किया जाता है वो इसी अंतः प्रद्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। मतलब सीधी सी बात करें कि कोई ऑर्गेनल्स बनाना है भैया, बाहर ऑर्गेनल्स बनाना, तो उसके लिए भैया उसकी सूचना तो चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? तो वो सूचना किससे मिलती है भैया? इससे मिलती है अंतः प्रद्रव्य जालिका से, याद रखना है चीज, है ना। आगे बात समझ में, ये शब्द रखना, याद रखना, लाइपोप्रोटीन याद रखना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भैया? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है दो प्रकार की, एक होती है स्मूथ, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और एक होती है खुरदुरी, रफ, है ना। एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। क्या होता है? RUG, है ना। एक चिकनी होती है और एक खुरदुरी होती है भैया, स्मूथ और रफ। देखो स्मूथ और रफ की बात करें तो चिकनी मतलब दो प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार। चिकनी जो होती है ये वसा या लिपिड की बनी होती है। चिकनी की अगर हम बात करें तो ये वसा या लिपिड की बनी होती है ना। किसकी? इसके अंदर किसका संचरण होता है? किसका स्टोरेज होता है? फैट का, वसा का या लिपिड्स का क्या होता है भैया? इसके अंदर संचय होता है या स्टोरेज होता है। वहीं अगर रफ की बात करूं तो रफ जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हल्के हल्के छोटे दाने जैसी संरचना, जिसे क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम पाए जाते हैं इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं भैया? राइबोसोम पाए जाते हैं। वो राइबोसोम के कारण ही ये क्या होती है भैया? खुरदुरी होती है, रफ होती है। आई पिक्चर समझ में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक चिकनी स्मूथ जो वसा लिपिड की बनी होती है, और दूसरी होती है खुरदुरी रफ। दूसरी क्या होती है भैया? खुरदुरी रफ। चलो आगे बात करते हैं भैया। इतनी पिक्चर समझ में आ गई आपका? राइबोसोम के कारण भैया क्या होती है? खुरदुरी होती है। मतलब सीधी सी बात कर रहे हैं हम तो भैया रफ जो होती है, रफ खुरदुरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है ना। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अरे भैया प्रोटीन का संश्लेषण करने का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम का। देखो ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, ये बनाता है प्रोटीन को, है ना। ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, है ना। बनाना किसी चीज को,
ट्रांसफॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं अपन इसको। रिप्रोड्यूस मतलब कि बनाना उस किसी चीज को, कच्चे माल से रिप्रोडक्ट बनाना, नया प्रोडक्ट बनाना, है ना। तो राइबोसोम जो होता है वो जो प्रोटीन की फैक्ट्री है उसकी मदद कौन करती है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। इतनी पिक्चर समझ में आई भैया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार के? परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र मतलब कि भैया ये अनुवांशिक लक्षणों को, कौन भैया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसे कोशिकीय परिवहन तंत्र की तरह कार्य करती है। इसमें ये अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, कुछ अनुवांशिक चीजें होती हैं, उनके परिवहन का कार्य करती है। किसके परिवहन का करती है? अनुवांशिक गुण का परिवहन करती है ना। इसको अपन बोल सकते हैं सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो ये कौन करने का काम करते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। कौन करती है भैया? अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। इतनी पिक्चर समझ में आई आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? अरे आया समझ में कि नहीं आया, है ना? ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। काय की बनी होती है पूरी, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर एक होती है चिकनी। ये चिकनी इसलिए होती है कि इसके ऊपर क्या नहीं पाए जाते हैं? राइबोसोम जो है नहीं पाए जाते, इसलिए चिकनी होती है ना। वसा लिपिड या वसा या लिपिड का संश्लेषण करने का काम करती है। से खुरदुरी की बात करें तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण भैया ये क्या होती है? खुरदुरी होती है। किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। और मदद करती है प्रोटीन के संश्लेषण में। किसके संश्लेषण में मदद करती है? प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करती है भैया? मदद करती है। आई पिक्चर समझ में आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है? किसी नहीं, ये प्रोटीन की बनी होती है। अपने वो याद रखना है कि पूरी की पूरी जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काय की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये याद रखना है अपने को, ठीक है। हाँ, अच्छा, अच्छी चीज है, बढ़िया, गुड। देखो इसे एक नई चीज क्या पुरानी चीज मेरे ध्यान से उतर गया था, है ना। कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भैया? कोशिका का, याद रखना इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम है कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है इसको। स्तंभ का कार्य करती है ना? हाँ, स्तंभ या तंत्र, कंकाल तंत्र की तरह कार्य करती है, बात वही है, एक ही है। हाँ, जो हमारी सेल होती है, सेल को मतलब पिचकने नहीं देती है। यही काम जीव द्रव्य भी करता है, यही काम जो होता है प्रोटोप्लाज्म भी करता है, लेकिन उसमें इसकी भी मदद होती है ना। एज अ कंकाल, जैसे हमारा शरीर जो है एज अ स्केलेटन काम करते है, जैसे हमारा शरीर जो है ये इकट्ठा ना हो, इसके पीछे क्या कारण है कि भैया हमारे अंदर कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है हमारे अंदर। उसी प्रकार से ये भी क्या करती है भैया? पिचकने नहीं देती कोशिका को, है ना। कोशिका को पिचकने नहीं देती, एक आधार एक प्रदान करती है भैया उसको, आधार या उसके शरीर उसको प्रदान करती है, शारीरिक प्रदान करती है, उसको संरचना प्रदान करती है। इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो लिख लेना भैया, है ना। चलो अगले ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें, अंतःप्रद्रव्य जालिका में आपको इतना ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गेनल्स की। अगला ऑर्गेनल्स है भैया गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। कर दो रफ। समझ में तो ही रही ने? कुछ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? चलो बढ़िया। अगला है भैया गोल्जी काय। अगला ऑर्गेनल्स क्या है भैया? गोल्जी काय, या इसी को गोल्जी बॉडी कहा जाता है।
गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काई की अगर हम बात करें तो इसकी खोज कैमेलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी भैया? कैमेलो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पे इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है, या इसका नाम रख दिया गया गोल्जी काई, या है ना। देखो गोल्जी काई की अगर हम बात करें तो गोल्जी काई को पादप कोशिकाओं का, गोल्जी काई को पादप कोशिकाओं का डिक्टियोसोम कहा जाता है। याद रखना, एक नए नाम से जाना जाता है इसको, एग्जाम में पूछा जाता है। पादप कोशिकाओं का डिक्टियोसोम किसे कहा जाता है भैया? गोल्जी काई को कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को पादप कोशिकाओं का डिक्टियोसोम कहा जाता है। अगर इसकी हम बात करें, गोल्जी काई की हम बात करें, तो ये अलग अलग प्रकार के जो हमारे पोषक तत्व होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिपिड, प्रोटीन, है ना, वसा आदि, है ना। इनकी अगर हम बात करें तो इनके पैकिंग, स्टोरेज और परिवहन का कार्य करता है। और क्या करता है भैया? परिवहन का कार्य करता है ये। मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स, गोल्जी काई की अगर हम बात करें तो इसके दो तीन कार्य हैं। दो तीन कार्य भैया कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स जो हमारी कोशिका के अंदर होते हैं, उनके पैकिंग का काम, स्टोरेज का काम और परिवहन का कार्य कहा जाता है। इन्हें अगर हम बात करें तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भैया? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, या परिवहन क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रैफिक पुलिस ही बोल सकते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस लिख लेना। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, याद रखना, है ना। यातायात प्रबंधक हिंदी में क्या कहा जाता है भैया? यातायात प्रबंधक, है ना। गोल्जी काई को या गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। किसका? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक। गोल्जी काई की बात करें तो कैमेलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। पादप कोशिकाओं का डिक्टियोसोम कहा जाता है इसको। इसके अंदर ये काम जो करता है, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वसा आदि के पैकिंग करने के बाद में भैया उनके स्टोरेज और उनके परिवहन का कार्य करता है ना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यातायात प्रबंधक, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है इसके अंदर अपने को, है ना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तारक काय कहते हैं हिंदी में, है ना इसको। सर सेंटोसोम को बोलते हैं, तो इसको नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे पिक्चर समझ में क्लियर हुआ? नहीं, वो नहीं है, वो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है ना, वो इसका काम नहीं है। ठीक है, चलो इतना बहुत है इसके अंदर, इतना याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अगर बात करें तो सबसे पहले बिल्ली की कोशिकाओं में खोजा गया था, इसको इसके अंदर खोजा गया था। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बिल्ली की कोशिकाओं में खोजा गया था, है ना, इसकी कोशिकाओं में खोजा गया था इसको सबसे पहले। इतनी चीज याद रखना है इसके अंदर, सफिशिएंट है इतनी चीज। ठीक है, ये
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वसा, मैंने पैकेजिंग है ना, स्टोरेज, परिवहन लिखवाया है ना, तो यहाँ अगर सिक्रीजन शब्द भी आ जाए, मतलब स्त्रावण करने वाला शब्द भी आ जाए, तो इसके अंदर ही आ जाएगा वो, है ना। चलो अगली बात करते हैं अपन राइबोसोम की। अगला कौन है भैया? राइबोसोम। कर दो रफ, मिटे दूं? गोदड़ो गोदड़ो अन्य बेटे तो कर दो भैया, पंखा बंद कर दो, मरी आएगी नहीं तो मरीज अभी ठीक है, हुई गए गर्मी की क्या हुई रही। चलो अगला है भैया राइबोसोम। राइबोसोम क्या कहा जाता है इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है भैया। अब प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं भैया इसको? क्योंकि ये क्या करता है भैया, अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है और प्रोटीन को स्टोरेज करके भी रखता है। देखो राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है भैया, मतलब प्रोटीन को बनाने का काम करता है। प्रोटीन को बनाने का, साहब हम तो भोजन करें, भोजन करना तो भैया प्रोटीन तो हमारे जिसमें मिल जाएगा, जो कहां से बनाएगा? तो हम जो भोजन करते हैं उससे हमें प्राप्त होते हैं अमीनो अम्ल। क्या प्राप्त होते हैं भैया? अमीनो अम्ल। अभी तक ज्ञात अमीनो अम्ल की अगर मैं बात करूं तो 20, कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20, कितने? 20, 11 और 9 है ना। 11 और 9 इसलिए लिखे भैया मैंने कि इसमें ये जो है और ये जो है ये आवश्यक अमीनो अम्ल, सॉरी अनावश्यक, और ये होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। ऐसा क्यों भैया? इसकी आवश्यकता नहीं होती। देखो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर है ना, 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? एक प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। और इन 20 अमीनो एसिड्स को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है राइबोसोम। समझने जा रहा है एक पिक्चर, यहाँ पे पूरी कंपनी चलती है, इसीलिए तो अपन इसको फैक्ट्री बोलते हैं कि भैया कच्चा माल आता है अमीनो एसिड्स के रूप में। किस रूप में आता है? अमीनो एसिड्स के रूप में। और भैया फिर क्या करता है, राइबोसोम के पास में ये अमीनो एसिड्स पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में क्या करते हैं भैया, फिर यहाँ प्रोटीन बनाने का काम होता है। ये 11 अनावश्यक और 9 आवश्यक इसलिए बताया मैंने आप लोगों को कि भैया टोटल 20 नहीं होंगे तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो 11 अनावश्यक इसलिए कि ये हमारा शरीर जो है खुद सिक्रीजन कर लेता है, इसका हमारे शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। ये 11 अमीनो अम्ल कहां पाए जाते हैं? हमारे खुद के शरीर के अंदर। तो बाहर से हमको लेने की आवश्यकता नहीं है इनको, इसलिए इनको अनावश्यक, प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक है। जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं हम उसके अंदर आवश्यक है ये, लेकिन बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है इनको। बाहर से किसको लेना पड़ता है हमको? इन आवश्यक अमीनो अम्ल को हमको बाहर से लेना पड़ता है। आवश्यक मतलब कि भैया भोजन के थ्रू प्राप्त करना पड़ता है। जैसे दूध पीते हैं अपन, है ना, अंडा खाते हैं अपन, पनीर, जो अपन बोलते हैं ना प्रोटीन के जो स्रोत हैं, वो प्रोटीन के स्रोत से क्या प्राप्त होता है अपने को? अमीनो अम्ल प्राप्त होता है अपने को। क्या प्राप्त होता है? अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। और ये अमीनो अम्ल, अब देखो भैया फैक्ट्री है तो कोई एक जनो तो काम कर ही नहीं सकते। अरे पूरी फैक्ट्री है तो कर्मचारी तो चाहिए ना राइबोसोम को, तो वो कर्मचारी का काम करता है भैया, वो मजदूरी करता है आरएनए। इसको कभी भी डीएनए के साथ नहीं जोड़े, इसका काम अलग है बिल्कुल डीएनए से। डीएनए का काम होता है भैया जो अनुवांशिक गुण है उसको अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम होता है डीएनए का। लेकिन आरएनए जो होता है इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? राइबोज
न्यूक्लिक एसिड, इसका जो काम होता है ये भैया मजदूर होता है इस राइबोसोम फैक्ट्री के अंदर। इस प्रोटीन की फैक्ट्री के अंदर का मजदूर कौन होता है भैया? ये आरएनए। 3 प्रकार का होता है आरएनए, डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, शॉर्ट में बताऊंगा। 3 प्रकार का आरएनए कौन था? एक एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये तीनों के अलग अलग काम होते हैं भैया, ये तीनों मजदूर का काम करते हैं भैया। ये देखो अमीनो एसिड हमने भैया क्या किया भैया? भोजन किया, भोजन में अमीनो एसिड्स गए। अब अमीनो एसिड्स ब्लड के अंदर मिले भैया, ब्लड के अंदर कोशिका के पास ले जाना जरूरी होता है उसको, कोशिका के पास ले जाने की आवश्यकता है उसको भैया। तो कोशिका के पास क्या राइबोसोम आएगा लेने उसको कोशिका से? वो अमीनो एसिड जो आवश्यक अमीनो एसिड है उनको लेने कौन आएगा? उनको कौन आएगा भैया? राइबोसोम आएगा क्या? नहीं, उनके लिए भैया रास्ते में खड़ा होता है कौन? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए इन आवश्यक अमीनो एसिड्स की पहचान करता है कि भैया प्रोटीन उन्हें फैक्ट्री में जो कच्चो माल लगेगा वो ढूंढने का काम कौन करे भैया? ये मैसेंजर आरएनए। ये इंतजार कर रही हूँ बोर है तो भैया यही रहा है, यहाँ से तो तू जा भैया, थारो काम नहीं है तो यार थारो काम है भैया, अपना नहीं करना है भैया, प्रोटीन बनाना है, तुरुक मतलब कच्चा माल जो है वो कौन पहचानता है? ये मैसेंजर आरएनए। ये भैया पहचानने का काम करता है अमीनो एसिड्स को। पहचानने के बाद में भाई साहब आए कौन? अब ये पहचानेगा, मान लो हूँ वो है, माने एक अमीनो एसिड्स के पहचान एक लेके जाऊंगा जब तक तो दूसरा निकल जाएगा। तो ये फिर निकाल किसको बोलता है भैया? टीआरएनए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए जा भाई इसको पहुंचा, तो जा कहां पहुंचाना है इसको? राइबोसोम में पहुंचाना है, फैक्ट्री के अंदर पहुंचाना है इसको। तो वहां क्या होता है भैया? ट्रांसफर आरएनए के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? जो अमीनो एसिड्स का परिवहन करता है, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस स्थान तक अमीनो एसिड्स को पहुंचाने का काम करता है कौन? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। आई पिक्चर समझ में? और फिर अब भैया पहचानने वाला, कच्चो माल देने वाला हो क्यों, लाने वाला हो क्यों, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला हो क्यों, तो भैया उन्हें कंपनी में बनाना हो मजदूर भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे कंपनी में बनाना हो मजदूर चाहिए नहीं? तो कंपनी में बनाना हो मजदूर हो यो आप लोग राइबोसोमल आरएनए, इस आरआरएनए इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम के साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर? राइबोसोम के साथ में मिलकर इस प्रोटीन के अणु का निर्माण करता है, ये आवश्यक अमीनो एसिड्स को लेकर। आई पिक्चर समझ में? अरे आई कि नहीं आई? तो यह पिक्चर कहीं है भैया, या राइबोसोम की पिक्चर है। ये क्या है? ये राइबोसोम का सिस्टम है कि किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है भैया, प्रोटीन का निर्माण। अब इसमें मदद कौन कौन करता है इसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मदद करती है इसकी। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? अंतिम रूप से ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है हमको प्रोटीन, है ना? अंतिम रूप से ऊर्जा प्रदान करने का खाओ पियो नहीं भैया, व्रत है 3-4 दिन को, या धरना बैठा है, भूख हड़ताल भी बैठा है, तो भैया शुरू में अपने को क्या 2-3 दिन तो अपने को लगेगा चलो ठीक है, एनर्जी लेवल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको इंस्टेंट एनर्जी कौन देने का काम करता है? केवल ग्लूकोज। प्रोटीन इंस्टेंट एनर्जी देने का काम नहीं कर सकता अपने को, ग्लूकोज देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा अपने को इंस्टेंट एनर्जी। फिर जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती जाएगी तो धीरे धीरे, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लीवर है वो लीवर उस ग्लूकोज को प्रोटीन में बदल देता है, प्रोटीन को वसा में बदल देता है कि नहीं बदल देता है? तो वही जो प्रोटीन बदला था वो वापस उसको किस में बदलता है भैया? ग्लूकोज में बदल के ऊर्जा देने का काम करता है, धीरे धीरे ऊर्जा देने का काम करता है, इतना कि जिंदा रह सके व्यक्ति, है ना? अब आजकल व्रत करे भैया, तो वो जो अन्न को ग्रहण करने करना रोग में, तो अन्न ग्रहण नहीं करे तो दूसरी 10 चीज वो जितना रोज नहीं खाए उससे दोनों खा ले, पेट भर ले। खिचड़ी है तो आलू का फलानो है, तो नहीं तो डिश बने ले, है नहीं? सेव फल लिया है तो केड़ा हो बेन, आज तो हमारा भरत है, केड़ा खाऊंगा, एक दर्जन 2 दर्जन केड़ा खेले एक जगह बेटे ने, भरत है नहीं? और फिर शाम को आखिरी में 6 बजे की बिटिया है, वो बेन मुझे तो दिन भर के भरत तो आज थकी, आज कहीं भी नहीं हुई मानसर, कहीं खाए नहीं माना तो, जबकि चिप्स खा ली, केले खा लिए, सेव फल खा लिए, खिचड़ी बनेली, कढ़ाई भरी के खिचड़ी एक बनेली, अन खैली, फिर भी बेन भूख लगी, भरत है आज, नाम को भरत करे, खाली खाने वाली दूसरी चीज। यही बात समझ में कि नहीं है? तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना। क्या राज बताऊं?
किस चीज का? कोई समस्या नहीं भैया, सम्माननीय है सब, पूरी महिला, पूरा महिला वर्ग सम्माननीय है भैया, इसमें कोई का कोई दिक्कत थोड़ी है इनसे। तो सत्यता बता रहा हूँ मैं, तो सत्य बता रहा हूँ मैं, उसमें कोई गलत, अच्छा गलत है क्या ये चीज बताओ, आप लोग बता दो गलत है क्या ये चीज? नहीं है। ये तो गलत बोलेंगे ऐसे ही भैया, इनके लिए वो है ना। कैसा? हाँ देखा है ना मैंने, सही है और क्या। अब देखो मेरे घर में मेरी मम्मी व्रत रखती है, तो केवल एक सोमवार के दिन का व्रत करती है, तो उस दिन कम नहीं खाती है, मतलब वो संकट सोमवार जी का बोले कि नहीं, वो करे भैया, तो मैं नहीं खाए। बाकी दूसरा व्रत रहेगी नहीं, तो मैं कहीं केला ले ले, तो कहीं खिचड़ी बना ले, तो कहीं आलू साबुदाना नहीं है तो भैया आलू की डिश बना लेती है, कहीं ना कहीं वही खा लेती है। एक वो काय का हलवा बनता है भैया, काय का हलवा बनता है व्रत के, सिंगाड़े का हलवा, देखो है कि नहीं आप, ये दीजिए सबूत यही को यही, सिंगाड़े का हलवा बना लेते हैं भैया, कहीं करो भैया। नहीं तो वही है भैया, मतलब तो ये जो है कहते फटाक, ये छोराओं के तो याद नहीं आया कि सिंगाड़ा का हलवा, हमने कहा जाओ दिए फटाक देने से। तो भारी बड़ा है, क्या बनाती होगी यार अरे। चलो इतनी पिक्चर समझ में आ गई, राइबोसोम की पिक्चर समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत है भैया राइबोसोम्स के बारे में? देखो इसकी राइबोसोम की अगर बात करें, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, राइबोसोम की अगर बात करें तो इसकी खोज जॉर्ज पेलेट ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज पेलेट ने। इसलिए राइबोसोम को पेलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है भैया? पेलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज पेलेट ने राइबोसोम की खोज की थी, इसलिए राइबोसोम को किस नाम से भी जाना जाता है भैया? जॉर्ज पेलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में किसी नहीं, सबसे छोटा नहीं बोल सकते ना अपन इसको, सबसे छोटा का। हाँ राइबोसोम देखो छोटा है, लेकिन अपन किसी की अभी साइज नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा छोटा कौन है बता नहीं सकते भैया, वो कोशिकाओं के आधार पे होता है कि जैसे कि प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कुछ चीजें छोटी छोटी होती है। इधर एनिमल सेल की बात करें तो इधर कुछ चीजें बड़ी होती है, कुछ चीजें छोटी है। जो प्लांट सेल में बड़ी होती है वो इधर छोटी होती है। जैसे वैक्यूल्स की बात करूं तो वैक्यूल्स रसधानी बोलते हैं जिसको, तो प्लांट सेल में बड़ी होती है वो, इधर छोटी छोटी होती है ना। उसका कारण जब वैक्यूल्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत है? चलो ये और बचा हुआ है अभी राइबोसोम के बारे में और पढ़ना है अपने को, अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।